नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO सेप्टेम्बर 10 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों 13 मार्च 2023 को DRDO के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ में दोस्तों हर प्रश्न का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। ठीक है, तो बाकी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो का लाइक के टारगेट रखते हैं दोस्तों 500 लाइक का प्लीज़ आप लोग करवा दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ 500 लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड चीज़ों की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रुपये के मुद्दे और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यह मूल रूप से भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। यह मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए भारत में मौद्रिक नीति की रणनीति बनाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो RBI के प्राथमिक कार्यों में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति तैयार करना, लागू करना करता है, तैयार करता है और लागू करता है और मॉनिटर करता है। ये सब चीज़ें वित्तीय प्रणाली के नियामक और जो कि पर्यवेक्षक होता है। विदेशी मुद्रा के प्रबंधक है, मुद्रा जारी करता है, भारत में मुद्रा जारी करता है यही। वहीं बात करते हैं भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक सर जो कि जोसन बोर्न ए स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। उन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक राज्यपाल का पद संभाला। वर्तमान में RBI के गवर्नर जनरल जो कि शक्तिकांत दास हैं, उन्हें 12 दिसंबर 2018 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक माइनस होता है। जैसे कि विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन जो कि टर्मिनल होता है जिसको हम प्लस कहते हैं तथा दूसरा टर्मिनल माइनस होता है उसको हम माइनस कहते हैं। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनल से जुड़ा होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के जो कि विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के जो कि पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे भारत, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। यह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी के याद में मनाया जाता है। 2003 में इसका स्थापना किया गया था और इस दिन हर साल विदेशी मंत्रालय द्वारा समारोह आयोजित किया जाता है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास ने बनाया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों भारोस। ठीक है, भारोस, ये देखिए इसका नाम हो जाएगा भारोस। तो भारोस जिसने भी लगाया होगा उनका राइट आंसर होगा। बात करते हैं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास के जो कि इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी भारोस विकसित किया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करता है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि भारोस के बारे में कहा जा रहा है कि यह भारत के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स को लाभान्वित कर सकता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की पहली बार जो स्थापना हुई थी ये 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। लेकिन बात करते हैं दोस्तों भारतीय जो कि प्रतिभूति और विनिमय संस्था यानी सेबी की स्थापना पहली बार 1988 में AQF के रूप में जो कि प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए जो कि संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। यह 12 अप्रैल 1992 को भारत सरकार द्वारा जो कि स्वतंत्र निकाय बन गया और इसे 1992 में भारतीय जो कि संसद द्वारा
SEBI यानी अधिनियम 1992 को पारित किए जाने के साथ संवैधानिक अधिकार इसको दिया गया। यानी सेबी की जो कि भारत में जो इसको पारित किया गया था वो 1992, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? पाणिनि को माना जाता है संस्कृत व्याकरण का जनक। बात करते हैं तो महर्षि पाणिनि, जो कि पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म जो कि तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। जो कि इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी की लंबाई जो कि 1465 किलोमीटर है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जिनके नाम वर्धा, इंद्रावती, मानेर आदि। भारत में बहने वाली नदियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा एनर्जी देता है? 2 ऑप्शन थे दोस्तों, जैसे कि एक था कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें एनर्जी मिलता है। एक था वसा, तो ये था कि कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। दूसरा वसा से हमको एनर्जी मिलती है। इनमें से किससे नहीं मिलती है ऐसे करके ऑप्शन से, तो वसा से तो एनर्जी नहीं मिलता है। इसको विटामिन के रूप में माना जाता है। ठीक है। और इससे जो कि हमारी त्वचा जो चिकनी होती है, त्वचा के लिए ये वसा को माना जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी प्राप्त होता है। तो जिसने भी लगाया होगा कार्बोहाइड्रेट को, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एसिड जो कि एसिड चीज़ है? एसिड एक चीज़ है, एसिडिक एक चीज़ है, ऐसे पूछा गया था। तो ऑरेंज का जूस और दही दिया था, तो दोनों दोस्तों दोनों में एसिड मौजूद है, तो आप कर सकते थे कि दोनों। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो कि क्षिप्रा नदी के या फिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो शिप्रा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से हम किस चीज़ को छू या फिर देख सकते हैं? तो ऑप्शंस में हार्डवेयर था, तो ये इसका राइट आंसर हार्डवेयर ही हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जो कि इंडोलेंट का सिनोनिम्स पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या था कि 2023 का अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये भारत में हुआ था और भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये मुकाबला भी जीत लिया था, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसको SDSC के नाम से जाना जाता है, ये जो कि या फिर श्रीहरिकोटा रेंज, जो कि SHAR भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO यानी इसरो द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्च सेंटर यानी स्पेस पोर्ट है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, जिसको नेल्लोर में स्थित है। ठीक है। श्रीहरिकोटा रेंज का नाम 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया था। श्रीहरिकोटा द्वीपों को 1969 में उपग्रह जो कि प्रक्षेपण केंद्र के लिए चुना गया था। केंद्र जो कि 1971 में चालू हुआ था, जब एक RH-125 जो कि परिज्ञापी रॉकेट लॉन्च किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, इसकी स्थापना 1969 में एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। विकसित करने के लिए की गई थी इसको। ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह अंतरिक्ष विभाग के तत्वाधान में आता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो कि श्री S सोमनाथ हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा जिसका भी एग्ज़ाम है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि CaOH2 को मिलाने पर क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो बूझे चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaOH2 पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से जो कि प्रवाहित करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCa3 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये
ये नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी Ce प्राप्त होता है। नोट, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक से बचना चाहिए, क्योंकि CO2 की अधिकता होने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि जल में विलय होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 250 है। बात करते हैं तो संरचना संख्या, संविधान के अनुच्छेद और जो कि 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामी निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो ये मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन जो कि 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि श्रीनगर को लेह से किस नंबर का हाईवे जोड़ता है। तो जो जिला दर्रे नेशनल हाईवे D1, ठीक है, 1D इसको कहते हैं, कहलाता है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन रीट संविधान में नहीं है, इनमें से कौन सी रीट जो कि संविधान में नहीं है। तो इसका ऑप्शंस आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा। एक प्रश्न आया था कि बाल पुरस्कार कितने से कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। तो 5 से 18 वर्ष साल के बच्चों को जो कि बाल पुरस्कार दिया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बायोस यानी BIOS किस रैम से संबंधित है। तो देखिएगा, EPROM आपके ऑप्शंस में था या फिर नहीं था। बाकी बायोस के बारे में मैं बता देता हूं। तो बायोस जो कि अंग्रेजी के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शब्द का संक्षिप्त रूप है। ये IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। यह निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संरक्षित रहते हैं। इनको डिस्क को फेल होने से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जो सब कुछ खाता हो उसे क्या कहते हैं। तो सर्वाहारी कहा जाता है। दोस्तों, गर्म हवाएं ऊपर किस विधि के तहत जाती हैं या फिर उठती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संवहन प्रक्रिया या फिर विधि के द्वारा गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था। बात करते हैं तो रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो कि 16वीं सदी में जो कि लिखी गई थी, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि जेन्युइन का सिनोनिम्स क्या होगा। तो जेन्युइन का सिनोनिम ऑथेंटिक हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा, ओरिजिनल, ट्रू, वेरिटेबल हो जाएगा, जो कि ये सब हो जाएगा, बोनाफाइड, या फिर ये सब चीज़ें कौन ऑप्शंस में था, कमेंट करके एक बार बताइएगा। एक आया था कि ग्रामर का सही स्पेलिंग क्या होगा। तो ग्रामर का सही स्पेलिंग ये हो जाएगा GRAMMAR, जो कि ग्रामर का बिल्कुल सही स्पेलिंग हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है। तो NH44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई जो कि 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। यह राजमार्ग जो कि 11 राज्यों और लगभग 30 जो कि महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। इसे पहले जो कि NH44 के नाम से भी जाना जाता था या फिर 44 के नाम से जाना जाता है, दोनों बात एक ही है। बात करते हैं तो यह 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को पूर्ण या फिर आंशिक जो कि NH रूप से इसको टच करता है, जिसमें NH1, NH1A, ठीक है, NH2, NH3, NH75, NH26, NH75 में विलय करके अस्तित्व में आया। ठीक है, ये सभी को क्या आंशिक रूप से मर्ज करके जो कि विलय के रूप में करके इसको लाया गया था, यानी सबको जोड़ के एक बना दिया गया था। और बात करते हैं तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 है। ठीक है, NH47A इसका नाम दिया गया है, जो कि कोच्चि शहर में मराठू के
कुंदनूर जंक्शन को, जो कि विलिंगटन द्वीप पर कोची बंदरगाह से जोड़ता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों NH2 की, तो NH2 भारत में एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग था जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से जुड़ा हुआ था। यह भारत में पुराने NH91 और पुराने NH1 के साथ ऐतिहासिक, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का एक बड़ा हिस्सा है। यह सड़क भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा थी और इसे आधिकारिक तौर पे, जो कि 1465 किमी से अधिक लंबाई के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों NH4 की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 जो कि पश्चिमी और दक्षिण भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग से पहले एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग था। NH4 ने 10 सबसे अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों में से 4, ठीक है, 4 जिसमें कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई को जोड़ा। ठीक है, NH4 की लंबाई जो कि 1235 किमी थी और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरा था। ठीक है, वही बात करते हैं NH6 की। NH6 जो कि भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग था जिसे नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या प्रणाली के तहत अलग से नामित किया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर सूरत से कोलकाता तक 1949 किमी से अधिक चलने के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इस मार्ग को एशिया राजमार्ग 46 के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव दिसंबर 2014 में बनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून 2015 को मनाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2015 को सद्भाव और शांति के लिए योग विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया था। इस आयोजन ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए, एक ही स्थान पर एक योग सत्र में अभ्यास करने वाले जो कि 35,985 लोगों के लिए और दूसरा योग कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो योग केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, यह अपने आप में दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने का एक तरीका है। योग जो कि 2020 के 6ठे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय घर पर योग और परिवार के साथ योग था, इसका 2020 का। वहीं बात करते हैं 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम योग फॉर वेलनेस थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2022 का 8वां संस्करण था, जिसकी थीम मानवता के लिए योग विषय पर मैसूर, कर्नाटक में मनाया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो तेजस इसका नाम हो जाएगा। बात करते हैं तेजस नाम के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA पहले जो कि स्क्वाड्रन को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में तैनात किया जाएगा, जब 20 लड़ाकू विमानों के पहले बैच को 2009-10 में भारतीय वायुसेना यानी IAF में शामिल होने की उम्मीद लगाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजस। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि धारोई बांध किस राज्य में है या फिर किस नदी पे है, ये पूछा था। तो चलिए दोनों बता देते हैं। तो धारोई जो कि बांध गुजरात में स्थित है। धारोई बांध भारत में उत्तरी गुजरात के मेहराना जिले के धारोई के पास साबरमती नदी पर स्थित है और यह जो कि एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बांध का निर्माण 1978 में किया गया था। तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बात करते हैं 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को
एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातीय और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना, प्रशिक्षित करना था। यह उस देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने खुद को वंचितों, ग्रामीण और आदिवासी लोगों और अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया था। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। 1905 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। बात करते हैं 1926 में, तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा यानी भारत की युवा सोसाइटी की स्थापना की और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई प्रमुख क्रांतिकारियों से मुलाकात की। पुलिस ने भगत सिंह और अधिकारी जो कि सॉन्डर्स की हत्या के बीच संबंध का पता लगाया और उसे वापस गिरफ्तार कर लिया गया। वही बात करते हैं दोस्तों कि मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की। आखिरकार सिंह और उनके जो कि साजिशकर्ताओं को फांसी देने की कोशिश की गई। 23 मार्च 1931 को उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है, तो अधिकतम सीट अगर पूछा गया होगा तो 52 हो जाएगा। बात करते हैं वर्तमान में 550 है, लेकिन दोस्तों अधिकतम सीट पूछा तो 552 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या जो कि 552 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य जो कि संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। तो कुल मिला के जो दोस्तों आपका होगा 552 हो जाएगा। महालेखा परीक्षक नियंत्रण की शक्ति किस अनुच्छेद में है, ये पूछा था, तो अनुच्छेद 149 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का अधिकार अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन करता है। तो यही आपसे पूछा था, तो 149 आपका राइट आंसर होगा। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवी सिंधु। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों में पहलवान सुशील कुमार कांस्य बीजिंग 2008, रजत लंदन 2012 में ने यह कारनामा किया था। पहलवान सुशील कुमार के बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली सिंधु दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। ठीक है, तो अगर पहले पुरुष की बात पूछेगा दोस्तों तो हो सकता है कल ये पूछे आपसे, तो सुशील कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आज आपसे पूछा था महिला का, तो पीवी सिंधु आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि स्पीडोमीटर आपसे आया था कि वाहन की गति को किसमें मापा जाता है, तो स्पीडोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह दोस्तों स्पीडोमीटर या फिर स्पीड मीटर एक गेज होता है जो कि वाहन की तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। वही बात करते हैं दोस्तों ओडोमीटर जो कि वाहन की जो कि कितना चला है उपयोग वाहन को द्वारा तय की गई दूरी को नापता है ओडोमीटर। यहाँ पे दोस्तों ये वाला चीज़ चढ़ गया है, इसको मैंने नीचे किया था लेकिन हो नहीं पाया दोस्तों किसी कारणवश। ठीक है, पता नहीं कैसे ये वहाँ पे चला गया। चलिए ठीक है, फिर भी मैं इसको कोशिश करके आगे बता दूंगा। बात करते हैं यहाँ पे यंत्र, जैसे कि अमीटर में विद्युत प्रवाह की शक्ति की मापा जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वायु वेगमा पी में जो कि हवा की गति को मापा जाता है। बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब को मापता है। वहाँ पे यहाँ पे बोलोमीटर हो जाएगा, ताप विकिरणों को मापता है।
जो कि क्रेस्टोग्राफ जो कि पौधों में वृद्धि को मापता है। वहीं बात करते हैं ऊष्मामापी जो कि रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी को मापता है। हाइड्रोमीटर जो कि किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। आर्द्रता जो कि मीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। दुग्धमापी जो कि दूध की शुद्धता को मापता है। तापमापी जो कि तापमान मापता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है। तो दोस्तों ऑप्शन ताप, पानी और चट्टान, ये 3 मिले थे। तो अगर अजैविक पूछा गया था दोस्तों कि ये आपसे पूछा था कि इनमें से कौन अजैविक घटक नहीं है, तो अगर अजैविक घटक नहीं पूछेगा तब तो चट्टान आपका सही होगा। लेकिन दोस्तों अजैविक घटक पूछा है कि इनमें से कौन है, तो ताप भी हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, क्योंकि ताप भी एक अजैविक घटक है और पानी, दोनों अजैविक घटक हैं। तो आप कमेंट करके एक बार बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। तो दोस्तों नेटवर्क कार्ड जो होता है दोस्तों, ये आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस में काम करता है। बात करते हैं दोस्तों, तो नेटवर्क कार्ड जो कि नेटवर्किंग के लिए उपयोग किए जाने वाला हार्डवेयर उपकरण है। यह एक सर्किट बोर्ड है जो कि सबसे पीछे यूएसबी पोर्ट के पास स्थित होता है। नेटवर्क कार्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करते हैं। इसे लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, इंटरनेट कार्ड या फिर नेटवर्क कार्ड ओनली के रूप में भी जाना जाता है। इसे एक इंटरफेस नियंत्रक के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक जो कि ऑनबोर्ड के रूप में भी हो सकता है, जो कि सिस्टम में ही मौजूद है, या फिर इसे एक्सपेंशन जो कि स्लॉट की तरह जो कि ऑफ बोर्ड किया जा सकता है। यह आमतौर पर PCI स्लॉट के पास नीचे की ओर कंप्यूटर के पीछे होता है। लैपटॉप पर नेटवर्क कार्ड को ज़्यादातर मदरबोर्ड में एकीकृत किया जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे यदि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर नेटवर्क कार्ड मौजूद नहीं है तो उसके पास वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के कुछ कार्य, जैसे कि एक नेटवर्क कार्ड कंप्यूटर और डेटा नेटवर्क के बीच एक मध्य व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। EX जब हम किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं तो जो कि PC नेटवर्क कार्ड की जानकारी को पास करता है, जो इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है और फिर हमें एक वेब पेज मिलता है। यह ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो डेटा को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। यह लंबी दूरी पर संचार करता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। एक प्रश्न आया था दोस्तों जो कि ऑक्सिलरी का स्पेलिंग पूछा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सिलरी का ये स्पेलिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे 3rd शिफ्ट के मिले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।